हेलो एवरीवन। पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। यहाँ पर जो भी क्लास कराए जाते हैं वो बिल्कुल फ्री में कराए जाते हैं। ऑनलाइन जीके, साइंस, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए अब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप पर सर्च करें पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर। रोजाना क्लास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो आज है 29 अप्रैल और आज का करंट अफेयर्स देखने से पहले आज का सुविचार देख लें। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा, इसलिए डरना नहीं है। तो आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और मेट ऑफिस द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया जाएगा। यह तूफान, बाढ़ और बर्फ सहित खराब मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह दुनिया के शीर्ष 25 सुपर कंप्यूटरों में से एक होगा। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसका उपयोग अग्रिम जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग के लिए भी किया जाएगा, जो हवा और तापमान के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह स्थानीय तूफान और भारी बारिश के खिलाफ तैयारियों में मदद भी करेगा। जापान सुनामी बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर फुगाकू का उपयोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम का अध्ययन भी करने के लिए एक कंप्यूटर भी विकसित कर रहा है। ओके, और यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, मतलब यूनाइटेड किंगडम जो है, यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड है ना, देशों का एक समूह है। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है। इसका राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अभी जो यूनाइटेड किंगडम है उसका जो अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। ओके, देखिए दोस्तों, पहले वन लाइनर में करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, अभी तो मैंने फुल डिटेल्स में लाना शुरू कर दिया है। ओके, और आज से फुल डिटेल्स में ही चलेंगे। चलिए, अगला है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल को। ठीक है, तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। टीके हमें करीब लाते हैं। इस वर्ष के विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय है, टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली रोग पैदा करने वाले एजेंटों के खिलाफ प्रतिरक्षित हो जाती है। ठीक ना? प्रतिरक्षण पर विस्तारित कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1978 में शुरू हुआ था और 1985 में इसे यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में नाम दिया गया। ठीक ना? और भारत सरकार ने भारत में टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। चेचक और पोलियो जैसे कई बीमारियों को टीके के उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 20 मिलियन, ठीक है, बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। चलिए अगला देखते हैं, किसने अपना 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। ठीक ना? तो राफेल नडाल ने स्टेफानोस को 6 से 4 और 6 से 7 और 7 से 5 से हराकर अपना 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। यह मैच 3 घंटे 38 मिनट तक चला। इस साल के बेस्ट ऑफ थ्री एटीपी मैचों से सबसे लंबे समय तक चलने वाले मैच में से एक है। उन्होंने पिछले 10 संस्करणों में बार्सिलोना ओपन के 7 खिताब जीते हैं। वह अगले महीने एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में खेलेंगे। ठीक है, चलिए बार्सिलोना के बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, यह
1953 में बार्सिलोना में आयोजित किया जा रहा है। यह मिट्टी पर खेला जाता है। बार्सिलोना ओपन खिताब जो है, बार्सिलोना ओपन खिताब जो है, यह कहाँ खेला जाता है? मिट्टी पर खेला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किसने ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी विकसित की है? किसने ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो इसका उत्तर हो जाए आपको CSIR और CMERI। CSIR और CMERI, ठीक है। तो CSIR और CMERI ने कोविड-19 रोगियों के प्रभावी उपचार के लिए ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी विकसित की है, ठीक है। CSIR और CMERI दुर्गापुर ने MSMED-DI रायपुर के सहयोग से 25 अप्रैल को ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी पर एक वेबिनार आयोजन किया है। इसे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में आसानी से रखा जा सकता है। यह एक तेल मुक्त कंप्रेसर से सुसज्जित है, ठीक है। यह 90% से अधिक ऑक्सीजन की शुद्धता के साथ 15 LPM तक की सीमा में चिकित्सा उपयोग वायु पहुंचा सकता है, ठीक है। CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन और एक स्वायत्त निकाय है, ठीक ना। CMIRI वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है, ठीक ना। कौन? CSIR। चलिए अगला देखते हैं। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 अप्रैल को, ठीक ना। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। श्रमिक स्मृति दिवस उन श्रमिक की यादों में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो अपने काम के कारण अपनी जान गंवा बैठे या घायल हो गए या विकलांग हो गए। ओके, यह हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इसे मृत और घायल लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में जाना जाता है। यह 28 अप्रैल 1996 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन संघ परिषद द्वारा अपनाया गया है। 2021 में इस दिवस का विषय स्वास्थ्य और सुरक्षा है ना, एक मौलिक अधिकार है। प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब अगला देखते हैं। किस मिशन के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो आदित्य L1 जो है, यह मिशन के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा। आंकड़ों को वेब आधारित इंटरफेस पर एकत्रित किया जाएगा ताकि उपयोगकर्ता आसानी से इन आंकड़ों तक पहुंच सके। सर्विस सेंटर को आदित्य L1 है ना सपोर्ट सेल कहा जाएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। AL1 है ना SCC की स्थापना उत्तराखंड में ARIES के परिसर है ना के परिसर में की जाएगी। यह दुनिया भर की अन्य वेधशालाओं से सौर मिशन से जुड़े आंकड़े प्रदान करेगा। L1 जो है सौर्य मिशन के लिए जा रहा है और वहाँ जो भी घटनाएं घटेंगी उसका आंकड़ा यहाँ पर भेजेगा। यह डेटा विश्लेषण और पर्यवेक्षण प्रस्ताव तैयार करने के लिए उद्देश्य से क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं के लिए पाक्षिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करेगा। यह वैज्ञानिक आंकड़ों को संभालने के लिए विश्लेषण सॉफ्टवेयर के विकास में भी इसरो की मदद करेगा। आदित्य मिशन आदित्य L1, ठीक है, फोटोस्फीयर और इसके चुंबकीय उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए एक प्रस्तावित मिशन है। यह भारत का पहला सौर मिशन मतलब अंतरिक्ष मिशन है, समझ गए। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत को चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी कि CGGI, यानी C से चांसलर, G से गुड, फिर G से गवर्नमेंट और I से इंडेक्स। ओके, तो किस स्थान पर रखा गया है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। भारत को चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में किस स्थान पर रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 49वें, ठीक है। भारत को चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 49वें स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है।
फिनलैंड जो है वह शीर्ष स्थान पर यानी पहले स्थान पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है। ठीक है। चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 104 देशों की सरकार को रैंकिंग प्रदान करता है। यह सूचकांक सरकार द्वारा उसकी क्षमताओं की जांच करने और बेंचमार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह सरकार की ताकत और कमजोरी की पहचान करने में भी मदद करेगा। इसे चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा विकसित किया गया है। यह 7 स्तंभों के आधार पर देश को रैंकिंग करता है। इसका स्तंभ जो है 7 स्तंभों के आधार पर देश को रैंकिंग करता है। तो नेतृत्व और दूरदर्शिता के आधार पर, मजबूत कानून और नीतियां के आधार पर, मजबूत संस्थाएं के आधार पर, वित्तीय सहायता के आधार पर, आकर्षक बाजार के आधार पर, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा के आधार पर, और लोगों को उठने में मदद करना। ओके। और मैं जो अभी रैंकिंग का जो बात कर रहा था, तो फर्स्ट रैंकिंग पर तो मैंने बताया कि फिनलैंड है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड है, और थर्ड रैंक पर सिंगापुर है, और फोर्थ रैंक पर क्या है, नीदरलैंड है, और फिफ्थ रैंक पर डेनमार्क है। चलिए अगला देखते हैं। WHO ने कितने मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा की है? WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा 50 मिलियन। WHO ने 2030 तक 50 मिलियन लोगों के जीवन को बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा की है। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। WHO ने यूनिसेफ और टीका गठबंधन जो कि गेवी के सहयोग से इस रणनीति को विकसित किया है। खसरा है ना, खसरा, फिर खसरा के बाद क्या हो जाएगा, पीला बुखार है ना, डिप्थीरिया जैसी कई जानलेवा बीमारियों के प्रकोप को इस रणनीति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। WHO के अनुसार 1/3 है ना, 1/3 से अधिक देश अभी भी नियमित टीकाकरण सेवा की समस्या का सामना कर रहे हैं। 7 से अधिक देशों में सामूहिक टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया गया है, और इसने 228 मिलियन लोगों को संक्रमित रोग के खतरे में डाल दिया है। तो विश्व संगठन के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लिया जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO का जो है मुख्यालय जिनेवा में है। देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम में जो है ना, जिसे स्टैटिक जीके भी बोला जाता है, यानी उसमें जो है ना, ये सब बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है ये सब, मैं जो अभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूँ। ठीक है। इसका मुख्यालय WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 7 अप्रैल है ना 1948 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी टेड्रोस एडनोम बेथनोसस है। ठीक है, घेब्रेयसस। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध गुजराती कवि का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दादू दान गढ़वी। ठीक है, यह जो थे प्रख्यात गुजराती कवि है ना, दादू दान गढ़वी 81 वर्ष के थे। कितना वर्ष के थे? 81 वर्ष के। और 81 वर्ष की ही आयु में इनका निधन हो गया। उन्हें लोक साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्हें गुजरात और गौरव पुरस्कार और श्रावर चंद्र मेघानी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, 2021 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हो गया है। उनका पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित उनको कर दिया गया है ना 2021 में। उन्हें कवि दाद के नाम से भी जाना जाता था। उनके प्रसिद्ध कार्य तेरवा जो कि 4 खंड होता है, तेरवा का मतलब 4 खंड है ना, हारुनु गीत है ना, श्री कृष्ण छंदावली और राम नाम 12 खड़ी है ना, उनका प्रसिद्ध कार्य, मतलब वो रचना किए थे। चलिए अगला है, 2020 से 21 में भारत के जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%। भारत का जैविक खाद्य निर्यात पहले वित्त वर्ष की तुलना में 2020 से 21 में 50% की है ना ज़्यादा, मतलब 50% ज़्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात है ना मात्रा के मामलों में 39वें स्थान पर बढ़ा है। देखिए दोस्तों, बोलते बोलते जो है ना कहीं कहीं मैं रुक जाता हूँ ना, तो मेरा अभी गला सूखने लग रहा है और मैं पानी लेकर भी नहीं बैठा है ना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात
मात्रा के मामलों में 39% बढ़ा है। 2020-21 में 888 और 179 मीट्रिक टन जैविक उत्पाद का निर्यात किया गया है ना। तो चलिए, आज का करंट अफेयर्स टॉप 10 यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर उपस्थित होंगे नए टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। और इस चैनल पर आपको 4 प्रकार की वीडियो और भी मतलब 3 प्रकार की वीडियो और भी उपलब्ध किए जाएंगे। मैं तो डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ में वीकली, मंथली और ईयरली भी इस पर अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर, है ना। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर उपस्थित होंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।